Hello friends and you are most welcome to UPSC Guiding Principles। फ्रेंड्स, आज अपने इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। स्टूडेंट, इसमें साथ ही हम समझेंगे कि जो इसका ओरिजिनल एक्ट था, जो यूएपीए जिसे हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे और टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो यूएपीए एक्ट है 1967 का, उसमें अभी तक बेसिकली 7 टाइम्स जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको अपने इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा सबसे रीसेंट है उसको हम समझते हैं, जो कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये यूएपीए बिल 2019 में इसको लाया गया था, जो कि अब एक एक्ट बन गया है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों से, यानी जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है, दोनों से ही ये क्या हो चुका है, पास हो चुका है। और इस पर क्या है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो चुके हैं, तो इसीलिए ये क्या बन गया, एक्ट बन गया है। तो स्टूडेंट, इसको अब हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, वही क्या है, इसका पेरेंट एक्ट है, इसका ओरिजिनल एक्ट है। अगर देखा जाए, पूछा जाए कि जो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, इसका ओरिजिनल एक्ट क्या है, तो वो है यूएपीए ऑफ 1967, जो कि है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो स्टूडेंट, हम इसको समझते हैं कि जो यूएपीए बिल है 2019 का, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और अभी तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 2019 का जो एक्ट है। तो स्टूडेंट, इसमें 3 मेजर चेंजेस किए गए थे, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग ली गई है, इसको समझ लेते हैं, इसके बाद फर्दर हम अपना डिस्कशन आगे इस सब्जेक्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि टेररिज्म को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है, टेररिज्म के बारे में क्या यहाँ पर बताया गया है। यूएपीए बिल 2019 में इसमें कहा गया है कि अंडर द एक्ट the central government may designate an organization as a terrorist। इसमें ये कहा गया है कि इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है, अगर वो क्या करती है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एसोसिएशन अगर टेररिज्म के किसी भी एक्ट में पार्टिसिपेट करता है या फिर कमिट करता है। और उसके बाद है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिज्म के लिए प्रिपरेशन करता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिज्म के किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये तो क्या है, पहले से ही जो हमारा ओरिजिनल एक्ट है 1967 का, उसमें भी ये जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड थे। तो हम देखते हैं कि इसमें 2019 में क्या मेजर चेंज किया गया। स्टूडेंट, इसके बाद ही देखिए, इसमें लिखा गया है कि द बिल एडिशनली एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। इसमें क्या है, अब जो ये बिल आया है, इसमें ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अब किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, इन सभी ग्राउंड्स पर, ऑन द सेम ग्राउंड, जिस ग्राउंड पर अभी तक क्या किया जा रहा था यूएपीए में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा रहा था, उन सभी ग्राउंड्स पर आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को भी क्या किया जा सकता है, टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। स्टूडेंट, ऐसा
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए भी किया गया क्योंकि जैसे अभी हम आगे देखेंगे मसूद अज़हर केस है, तो ये सब चीज़ें इसमें क्या हुआ था कि जो मसूद अज़हर है ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता था और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसको बैन कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लिया, उसने उसको बंद कर दिया क्योंकि वो बैन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने लगा, तो क्या किया उसने, ऑर्गेनाइजेशन को फ्लोट कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा एंटी टेररिज्म एक्ट नहीं है जो कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या कर सके, टेररिस्ट डिक्लेयर कर सके। तो स्टूडेंट इसीलिए 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया ताकि, और साथ ही इसके द्वारा जो ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा कहा भी गया था पार्लियामेंट में, लोकसभा में उनके द्वारा कहा भी गया कि जो कोई भी जो एक्ट है, जो टेररिस्ट का एक्ट है, वो क्या है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम है। और ये जो टेररिस्ट को के जो एक्ट है इसको करने वाला क्या है, इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लेता है। तो जब तक हम इंडिविजुअल को नहीं रोकेंगे, इंडिविजुअल पर्सन को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लेगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बैन होने से क्या है, उस इंडिविजुअल पर्सन पर कोई भी क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए ये एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। ऐसा जो जस्टिफिकेशन है, ऐसी जो बात रखी गई, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, उनके द्वारा पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसा कहा गया। स्टूडेंट इसके बाद हम जो सेकंड प्रोविज़न है उसको समझते हैं। इसमें स्टूडेंट जो एक और चीज़ हम इसमें ये समझ लेते हैं कि इसमें जो ये एक्ट है ये क्या करता है, 2019 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है। अगर वो क्या करता है, वो किसी भी टेरर के एक्ट को कमिट करता है, उसके लिए प्रिपरेशन करता है, या फिर टेरर के किसी भी एक्ट में वो क्या है, खुद इन्वॉल्व है। और साथ ही ऐसा करने के लिए अब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती है कि वो उसकी हियरिंग कर सके, कि वो उसकी बात सुन सके। ऐसे डेजिग्नेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं क्या है, टेररिस्ट डिक्लेयर होती हूँ, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी बात सुने या मुझे बताए कि मैं एक टेररिस्ट डिक्लेयर हूँ। तो स्टूडेंट इसमें ये कहा, जो ये एक्ट है 2019 का, इसमें क्या है, मेनली 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि, और इसमें सबसे पहले जो चेंज किया गया, ये अभी हमने पढ़ा कि अगर क्या है कि अभी तक क्या कर सकते थे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या कर सकते हैं, टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है कि प्रीवियसली क्या है, अगर क्या है, मैं एक अक्यूज्ड हूँ टेररिज्म केस में, अगर मुझे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, पहले 2019 से पहले ये था कि अगर मैं केवल एक अक्यूज्ड हूँ और मैं टेरर अक्यूज्ड हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले FIR फाइल की जाएगी। 2019 से पहले क्या था, अगर किसी भी पर्सन को अगर टेररिस्ट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए पहले क्या होगा, FIR उसके लिए फाइल की जाएगी, चार्जशीट फाइल की जाएगी। क्या होगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी, चार्जशीट फाइल होगी। उसके बाद उसका क्या होगा, कोर्ट में, अगर कोर्ट में वो चलता है, अगर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया कि क्या हूँ, अगर मैं गिल्टी हूँ, कोर्ट प्रोनाउंस कर देती है इस चीज़ को, तो और डिक्लेयर कर देती है कि मैं क्या हूँ, एक टेररिस्ट हूँ, तो तब उसके बाद क्या होगा, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, 2019 से पहले क्या था कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू अगर कोर्ट प्रोनाउंस करती है, पहले क्या होगा, सबसे पहले FIR होगी, अगर मुझे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद क्या होगा, मेरे अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होगी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होगा कि
कोर्ट में अगर कोर्ट प्रोनाउंस कर देती है, अगर कोर्ट के द्वारा डिसीज़न दिया जाता है और मैं गिल्टी पाई जाती हूँ, तो उसके बाद एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ही मुझे क्या किया जाएगा, लीगल प्रोसेस के थ्रू मुझे एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जब से क्या है, ये 2019 का जो अमेंडमेंट किया गया है यूएपीए एक्ट में, तो इसमें क्या है कि अब कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इफ़ इट बिलीव्स, अगर मेन चीज़ ये है कि अगर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्या है, मानती है, ऐसा बिलीव करती है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, टेररिस्ट एक्ट को कमिट कर रहा है या टेररिस्ट एक्ट की प्लानिंग कर रहा है या फिर किसी भी टेररिस्ट के एक्ट को क्या करता है, वो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, और या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल अगर इन्वॉल्व है तो उसको क्या किया जाएगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसकी क्या प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहें तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है ए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसको डिक्लेयर कर देती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है क्या है, इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, अब जो लेटेस्ट है बिलीव्स की ये क्या है, ए नाम का जो पर्सन है वो एक टेररिस्ट है, तो वो क्या करेगी, इसका नाम, जो कि एक लेटेस्ट इसके लिए अमेंडमेंट किया गया है, इसी अमेंडमेंट में एक 4th शेड्यूल है, उस 4th शेड्यूल में इस इंडिविजुअल पर्सन का, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिलीव किया गया है, उसको माना गया है, डिक्लेयर किया गया है, उस 4th शेड्यूल में क्या कर देगी, उस पर्सन का नाम डाल देगी। ठीक है, ऐड कर देगी, और उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली दिस पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ए नाम का जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट, वो क्या है, टेररिस्ट कहलाएगा। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर क्या है, अगर मेरा नाम क्या है यूएपीए एक्ट में अगर क्या हो गया, उसका जो 4th शेड्यूल अब ये इंसर्ट किया गया है, इसमें अगर मेरा नाम शेड्यूल हो जाता है, इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो उसके बाद उससे क्या है, आई एम नॉट इवन आस्क्ड फॉर ए क्लैरिफिकेशन। ठीक है, मुझसे किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाएगा, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दैट मीन्स इवन विदाउट मी डिफेंडिंग माई सेल्फ, माई नेम इज़ मैंशनड इन द शेड्यूल टू यूएपीए। इससे क्या है कि मेरे को खुद को डिफेंड करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा, और बिना किसी भी प्रकार की सुनवाई के, बिना किसी भी प्रकार की हियरिंग के मेरा नाम जो यूएपीए का जो 4th शेड्यूल है उसमें मेंशन हो जाएगा, और मैं क्या है, एक टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाऊंगी। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक मेजर चेंज है 2019 का, जिसमें कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पर्सन क्या है, टेररिस्ट के किसी भी एक्ट में या टेररिज्म के किसी भी प्रकार के एक्ट में इन्वॉल्व है, या फिर उसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर उसको वो कमिट करता है, या फिर वो उसको सपोर्ट करता है, या फिर फंड प्रोवाइड कराता है, तो अब उसको क्या किया जा सकता है, डायरेक्टली उस इंडिविजुअल पर्सन को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये इस अमेंडमेंट बिल में इम्पॉर्टेंट चेंज है, पहला मेजर चेंज है जिसको अभी हमने देखा। स्टूडेंट इसके बाद जो सेकंड नंबर चेंज है इसको हम समझते हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, एनआईए जो कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। स्टूडेंट जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये क्या है, एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो कि जितनी भी हमारे देश में टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए डील करती है। ठीक है, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके इंस्पेक्शंस को डील करती है, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो स्टूडेंट जो ये दूसरा मेजर चेंज है यूएपीए का, उसको समझने के लिए मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम an officer in NIA in Central
इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है, मैं क्या हूँ, एक ऑफिसर हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जो कि क्या है, एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो क्या करती है, विच डील्स विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्ट्स ऑफ क्राइम रिलेटेड टू टेररिज्म। जो क्या है, टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्राइम हैं, उनको क्या करती है, डील करती है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं कि मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक एनआईए की ऑफिसर हूँ। तो अगर एनआईए की ऑफिसर हूँ और मुझे क्या करना है, एंड आई वांट टू कंडक्ट ए रेड इन, लेट्स से, इन वेस्ट बंगाल, मुझे वेस्ट बंगाल में क्या करनी है, रेड करनी है। और तो उससे क्या होगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी जो 2019 का जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, इससे पहले क्या था कि यूएपीए एक्ट में ये कहा गया है कि अगर एनआईए का कोई भी ऑफिसर अगर किसी भी स्टेट में, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में, अगर मुझे क्या करनी है, रेड करनी है, या फिर मैं किसी भी टेरर अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को अगर सीज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे उस स्टेट के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जो उस स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनसे क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, या फिर उनको उसकी प्रेयर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, देनी होगी। किसकी, जिस स्टेट में जो एनआईए का ऑफिसर है वो रेड कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने लिया कि अगर हम वेस्ट बंगाल में एनआईए का कोई ऑफिसर अगर रेड करता है, तो उससे क्या करना होगा, वेस्ट बंगाल के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनसे क्या लेनी होगी, इसकी परमिशन लेनी होगी। लेकिन स्टूडेंट जो दूसरा मेजर चेंज है वो यही है कि अब क्या किया गया है, अब अगर क्या है 2019 में ये कहा गया कि अगर मैं एक एनआईए की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और मुझे क्या करना है, वेस्ट बंगाल में एक रेड करना है, या फिर मुझे किसी भी टेरर अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो मुझे क्या है, जो भी वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या है, अब इसमें ये जोड़ा गया है कि अब मुझे किससे परमिशन लेनी होगी, जो एनआईए के क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी परमिशन या उनका सैंक्शन क्या होगी, इसके लिए मैंडेटरी होगी। अब उस पर्टिकुलर स्टेट के जो डीजीपी हैं, उनकी परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत एनआईए के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए मैंडेटरी नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये है दूसरा मेजर चेंज जो हमने देखा। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा भी गया है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अगर एनआईए के किसी भी ऑफिसर को किसी भी स्टेट में जाकर क्या हो, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी टेरर अक्यूज्ड की अगर प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें लिखा है, अंडर द एक्ट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन prior approval of the DGP to seize properties that may be connected with the terrorism. If the investigation is conducted by an officer of the National Investigation Agency, the approval of the Director General NIA is mandatory. तो स्टूडेंट अब क्या कहा गया है कि जो डीजीपी के लिए जो परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी, प्रायर अप्रूवल लिया जाना था किसी भी स्टेट के अंदर, लेकिन अब क्या है, वो एनआईए के ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस प्रायर परमिशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब परमिशन किसकी ली जाएगी, जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी परमिशन ही मैंडेटरी होगी। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों किया गया है, बेसिकली ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मान लीजिए किसी भी स्टेट में क्या है, जो पॉलिटिकल पैटर्नेज होते हैं, जो पॉलिटिकल पैटर्नेज के केसेस हैं, यानी जो पॉलिटिकल कई बार क्या है कि कई पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो क्या हैं, अपनी पॉलिटिक्स के कारण क्या करते हैं, टेररिज्म को जो शरण देते हैं, उससे बचने के लिए कि क्या हो, फेयर
जो इंस्पेक्शन हो सके नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड। तो इसीलिए क्या किया गया, किसी भी स्टेट के जो डीजीपी की जो प्रायर अप्रूवल था उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है और मैंडेटरी माना गया है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए हैं, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो क्या है प्रिंसिपल एंटी टेरर लेजिस्लेशन की जो एक एजेंसी है, जो कि टेरर से रिलेटेड सारे जो भी केसेस हैं उनको लीड करती है, ठीक है, उनको डील करती है, तो उनकी परमिशन लेना मैंडेटरी है। तो ये था हमारा दूसरा मेजर चेंज। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा गया कि इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि ये जो अगर मान लीजिए क्या है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी है जो किसी भी स्टेट के अंदर आती है और वो उस स्टेट के डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट नहीं करती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती है, तो कहा गया है कि ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वॉयलेट करती है। ऐसा क्या है, कुछ लोग ऐसा क्रिटिक करते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए ख़त्म कर दिया गया ताकि क्या हो, कोई भी पॉलिटिकल पैटर्नेज का केस ना आए, जिससे कि एनआईए का जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको क्या बनाया जा सके, उसको फेयर बनाया जा सके और उसको जस्ट बनाया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो तीसरा मेजर चेंज है उसको समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो पहले यूएपीए था, इसमें ये कहा गया कि जो भी टेररिज्म के जो भी केस हैं, जो कि एनआईए के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डीवाईएसपी हैं, और साथ ही जो क्या हैं, जो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनके द्वारा ही क्या किया जा सकता है, यूएपीए लॉज के जो भी ऑफेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट जो 2019 का एक्ट है वो अलाउ करता है कि अब जो क्या है, इंस्पेक्टर रैंक के जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं या फिर उससे अपर लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, वो सभी इन्वेस्टिगेशन के लिए वैलिड होंगे, उन सभी को भी राइट्स दिए गए हैं। तो अभी तक क्या था कि केवल डीवाईएसपी रैंक के यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर ठीक है उसमें क्या है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जो है एनआईए में जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रैंक है और साथ ही जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वही क्या कर सकते थे, वही जो भी ये ऑफेंस से किससे रिलेटेड, यूएपीए लॉज के अंतर्गत आने वाले जितने भी टेररिस्ट ऑफेंसेस थे, टेररिज्म के ऑफेंसेस थे, उनको इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर थी अभी तक केवल 2019 से पहले किसके पास थी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और या फिर किसके पास, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास थी। लेकिन अब क्या है, ये पावर इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो किनके लिए अलाउ कर दी गई है, इंस्पेक्टर रैंक के, ठीक है, जो इंस्पेक्टर रैंक के एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं और उससे अपर लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा ये 3 मेजर चेंज किए गए हैं जो 2019 का यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट है। तो स्टूडेंट इसमें थर्ड भी देख लेते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा गया है कि अंडर द एक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस मे बी कंडक्ट बाय ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ डीएसपी और एसीपी और अबव, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट केसेस। जबकि अब क्या है, इस अमेंडमेंट के बाद अब कोई भी इंस्पेक्टर या फिर उनके ऊपर की अपर लेवल की जो भी रैंक्स हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स में, वो सभी क्या कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो यूएपीए के अंडर जो भी टेररिज्म के केसेस हैं, जो भी उसमें ऑफेंसेस होते हैं उनको डील कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने देखा कि जो यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। स्टूडेंट जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है पूरा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 कैसे आया,
और इसके क्या क्या और भी जो अमेंडमेंट हुए हैं 2019 तक, ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने समझ लिया कि जो यूएपीए एक्ट है 2019 का, उसमें क्या मेजर चेंज हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए क्या है कि ये जो यूएपीए एक्ट है 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें क्या है, बहुत सारे इसमें लोगों में क्या है, बहुत सारी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो और ये क्या है, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये क्या है, इसके थ्रू किसी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को मात्र, और उसको क्या है, हियरिंग का क्या है, राइट भी नहीं है। और उसके लिए सिर्फ एक रेमेडी ये दी गई है कि हालांकि 45 डेज़ तक अगर क्या है, किसी भी पर्सन को अगर क्या है, उसका नाम 4th शेड्यूल में अब आ गया है, तो वो क्या कर सकता है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकता है, और कि उसका नाम क्या किया जाए, जो 4th शेड्यूल है उससे डी नोटिफाई किया जाए। लेकिन स्टूडेंट क्या है, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या है, उस चीज़ को नहीं हटाएगी। तो स्टूडेंट इसीलिए क्या है, ये काफ़ी डिबेटेबल भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर टेररिज्म को हटाना है, अगर ऐसी क्या है, जो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी जो क्या है, जो क्या हमारे देश की जो यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए क्या है, काफ़ी हार्मफुल हैं, तो उनके लिए ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज को लाना क्या है, बहुत नेसेसरी भी है। और इससे क्या होगा, हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन होगी। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ग्रुप हैं, दोनों ही, एक ग्रुप कहता है कि ये लॉ ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, इससे क्या है कि एक टफ लॉ है, जिससे कि अगर कोई भी टेररिज्म के एक्ट में इन्वॉल्व होता है तो वो क्या होगा, काफ़ी टाइम सोचेगा, इससे डरेगा, क्योंकि ये क्या है, साथ ही साथ एक ड्रैकोनियन लॉ भी है, साथ ही साथ क्या है, स्ट्रिंजेंट एक्ट भी है। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है, दूसरे ग्रुप के लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या है, ये तो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे अगर किसी भी पर्सन को वो चाहती है, अगर उसे लगता है कि ये क्या है, उसके विरोध में बोल रहा है, उसका प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको वो क्या कर सकती है, अपनी इच्छा से उसको, सिर्फ वो अगर वो बिलीव करती है तो उसको क्या कर देगी, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगी। और ये क्या है कि टेररिस्ट क्या, कि कौन सी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी कहलाएगी, ये पर्टिकुलरली डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं पर भी। लेकिन हाँ, टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी हैं, या फिर ये क्या है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने उस पर जो भी उसका अपना कंसर्न है, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है। अगर वो बिलीव करती है तो वो किसी को भी डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्या है, वो अब टेररिस्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके और भी प्रोविजंस हैं, वो पूरा यूएपीए की जो भी हिस्ट्री है 1967, उसको मैं फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।